कार्बन एंड कंपाउंड का वन शॉट में रिवीजन करने वाले, ठीक है। इसमें हम लोग जस्ट एक ही शॉट में सारे कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कवर कर लेंगे। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक? तो शुरू करते चलो। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में जो पहला इंपॉर्टेंट बात आता है वो है कि ह्यूमन बॉडी में 18% क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में 18% आपका होता है ओनली कार्बन। डन। उसके बाद अर्थ के क्रस्ट में, क्रस्ट मतलब धरती के अंदर, समझ रहे हो ना? क्रस्ट मतलब समझते हो ना? तो ये जो मिट्टी वगैरह होता है इसके अंदर कितने होते हैं? 0.02% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। क्या बात है क्लियर है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम एंड अदर मिनरल्स। डन ना? तो अर्थ के क्रस्ट में 0.02% ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। उसके बाद 0.03% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमोसफियर। तो एटमोसफियर में कितने प्रेजेंट है? 0.03%। डन। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब देखो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता कैसे? तो पहला पॉसिबिलिटी होता है, देखो ये अपना कार्बन का एटम है, देखिए इसके पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास? कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 6। इसका मतलब होता है कार्बन के पास कितने प्रोटॉन रहेंगे? 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स अंदर में होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो अगर उसे C4+ आयन बनाना है, क्या बनाना है? C4+ आयन, तो ऑब्वियसली उसे क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। किसको रिमूव करना पड़ेगा? रिमूव 6 इलेक्ट्रॉन। अगर वो अपने 6 नहीं, अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, क्या निकाल देगा? अगर अपने वो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, रिमूव कर देगा, तो उस पर चार्ज क्या आएगा? C4+ आ जाना चाहिए। वही अगर वो क्या कर ले, 6 इलेक्ट्रॉन को नहीं, 6 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, क्या कर ले? गेन कर ले, तो उस पर उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? C4 नेगेटिव। डन। लेकिन वो दोनों चीज़ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज C4+ वो नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना पाएगा? बिकॉज दिस विल बी डिफिकल्ट, मतलब ना जो अपना न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना एनर्जी प्रोवाइड करना, समझ रहे हो ना? अच्छे देखो उसको क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, अपने आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मतलब बहुत मुश्किल होगा उतना एनर्जी प्रोवाइड करने में जिससे कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? तो मतलब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, दिस विल ऑल्सो बी डिफिकल्ट ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ तक बातें क्लियर है? आगे देखो C4 नेगेटिव एनायन भी बना नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ देख लो, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स फिमली। मतलब अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अपने यहाँ पे लेके आ जाए, समझना ज़रा, अगर वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने शेल में लेके आए, तो इसके पास अंदर में कितने प्रोटॉन्स है आपके पास? इसके अंदर में कितने प्रोटॉन्स है? न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है ना, तो 6 प्रोटॉन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। 6 प्रोटॉन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि इस बाहर में टोटल भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोशन में? टोटल मतलब अगर वो 4 लेता है तो उसके पास 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन से, तो 6 प्रोटॉन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको होल्ड करके रखना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अभी देखो इसीलिए अभी हमने क्या देखा, ना ही अपना जो कार्बन है ना ही C4+ बना पा रहा है, ना ही C4- बना पा रहा है। तो अभी उसको बॉन्ड तो नहीं हो बनाना है, लेकिन वो ना ही प्लस में बना पा रहा है ना ही माइनस में बना पा रहा है। तो इसलिए वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, ठीक है ना, शेयर कर लेता है। तो देखो ड्यू टू दिस शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कंबाइनिंग एटम, कार्बन इज सेट टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग वाला बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? शेयरिंग वाला बॉन्ड। यहाँ तक आया पता समझ में? तो शेयरिंग वाला बॉन्ड बना लेगा। क्यों बना लेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, उसके पास क्या बोलते हैं, उसके पास उसके न्यूक्लियस के पास ना ही इतना ज़्यादा एनर्जी है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को अफोर्ड कर पाए, आया समझ में, 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख पाए, ना ही इतना ज़्यादा एनर्जी उसके न्यूक्लियस में है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल भी दे। तो इसलिए वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है कोई भी एटम के साथ। आया बात है समझ में? अब एक इंपॉर्टेंट नोट बन जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कैन मेक कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। तो मतलब जितने भी नॉन मेटल्स है सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है। डन है ना? सारे के सारे नॉन मेटल्स कोवलेंट या तो आयनिक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन यहाँ पे आता है एक्सपेक्टेशन कि आपका कार्बन जो है वो खाली कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। आपका कार्बन खाली कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। डन है? चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर दे दिया है, आपके रेफरेंस के लिए कुछ स्ट्रक्चर दे दिया, आप इसको एक बार देख लो। अगर ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है। आपका ऑक्सीजन क्या है? हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या है? एक नॉन मेटल है ना, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, बराबर। अभी ऑक्सीजन क्या करता है, आपस में ऐसे बॉन्ड मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर
आपको पता है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 8, क्या बोलते हैं टोटल, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 उसका एटॉमिक नंबर है। तो 6 इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो अपने आउटर मोस्ट शेल को 8 बनाने के लिए क्या करता है, ऐसे 2 जोड़ी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, दिख रहा है ना, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इसीलिए आपने कभी देखा नहीं होगा सिंगल ऑक्सीजन लिखते हुए, हमेशा ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा जाता है। इसका मतलब क्या बन जाता है कि भाई आपस में 2 ऑक्सीजन रहेंगे मॉलिक्यूल में। यहाँ तक बात है क्लियर। सिमिलरली मैंने आपके लिए नाइट्रोजन का भी दिखाया, डन, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का भी दिखाया, क्योंकि आपने देखा होगा आप जब भी हाइड्रोजन लिखते हो खाली H लिखते हो कि H2 लिखते हो। अब आप H2 क्यों लिखते हो, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वो लोग एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, आपस में शेयरिंग करके। और ये सारा किस तरह का है, शेयरिंग करके बनाया ना, ये सारा कैसे बनाए, शेयरिंग करके बनाए। तो हम कह सकते हैं कि ये सारा क्या है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। आया बातें समझ में, यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है कि वर्सेटाइल नेचर क्या है कार्बन का। तो पहला आ जाता है कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या है, एक ऐसे पढ़ के सुनाता हूँ आपको, पोसेस्ड ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। अच्छा, अदर एटम्स ऑफ कार्बन, वही सेम बातें हो गया। कैटेनेशन में क्या होता है, कार्बन क्या करता है, कैटेनेशन में कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या कर लेता है, अपना बॉन्ड बनाता है, डन ना। तो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं, डन है। अब टेट्रावैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि कार्बन या तो चाहे आपस में बॉन्ड बनाए या फिर किसी मोनोवैलेंट एटम के साथ, किसके साथ, कोई मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ, एलिमेंट या एटम बोल दो आप, उसके साथ क्या कर ले, बॉन्ड बना ले। क्या बात है, समझ आया। तो कैटेनेशन में एक बार रिकैप कर लेंगे। कैटेनेशन में क्या करते हैं, कार्बन आपस में बॉन्ड बनाता है, उस प्रॉपर्टी का नाम है कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी में क्या होता है, इट मेक्स बॉन्ड विथ मोनोवैलेंट एलिमेंट, डन है ना। जो सिंगल वैलेंसी होता है ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, हाइड्रोजन, क्लोरीन, दिख रहा है ना, जो सिंगल मतलब सिंगल वैलेंसी वाले, तो इनके साथ जो है शेयरिंग करता है वो कैसे करता है, टेट्रावैलेंसी से करता है, डन। यही 2 प्रॉपर्टी है, देखना याद रखना। अगर पूछे कि वर्सेटाइल नेचर क्यों है कार्बन का, तो यही 2 प्रॉपर्टी लिख के आ जाना, और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया, इसे लिख के आ जाना, आपको फुल मार्क दे दिया जाएगा। अब आगे देखते। अब देखो नाम के बारे में सीखते, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आता है, इसमें थोड़ा सा लंबा बताने की ट्राई करेंगे। तो देखो हम लोग जैसे अगर नाम बोले तो हमारा क्या होता है, पहले फर्स्ट नेम होता है, डन। पहले क्या होता है अपना फर्स्ट नेम, फिर क्या हो जाता है अपना सर नेम बन जाता है, डन। पहले फर्स्ट नेम फिर आ जाता है अपना सर नेम। तो ऑब्वियसली जो कार्बन का जो फर्स्ट नेम होता है ना, कि उसका पहला नाम क्या होगा, वो डिपेंड करता है कितने कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर 1 कार्बन प्रेजेंट है तो मेथ बोल दोगे, 2 है तो इथ बोलोगे, 3 है तो प्रोप बोलोगे, 4 है तो बट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। तो जो फर्स्ट नाम होता है वो इसको देख के डिसाइड होता है। और सरनेम हम लोग किसको देख के डिसाइड करते हैं, सरनेम हम बॉन्ड को देख के डिसाइड करते हैं, किसको, बॉन्ड को, डन। अगर सिंगल बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है, अगर देख लो, अगर सिंगल बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप इसका सरनेम में लिख दोगे ANE, फिलहाल ऐसे देख लो, क्या लिख दोगे, ANE। अगर डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो आप इसके सरनेम में क्या लिख देना, ENE। और वही अगर ट्रिपल बॉन्ड है, वही अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप इसके सरनेम में क्या लिख दोगे, YNE। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब 1-2 नाम लिख के देखते ज़रा, ठीक है। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये मैंने बनाया कार्बन, ये मैंने बनाया कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये एक और हाइड्रोजन, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक। अब आप ज़रा बताना मेरे को कि ये जो कार्बन कार्बन में जो आपस में जो बॉन्ड बना है, ये किस प्रॉपर्टी से बना है, क्या इसका नाम कैटेनेशन है, हाँ। ये जो कार्बन कार्बन में जो जिस प्रॉपर्टी से इसने बॉन्ड बनाया, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी से बनाया। और वही यहाँ जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखा है, ये किससे बना है, टेट्रावैलेंसी से। तो पहले इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन में हम लोग क्या नाम लिखते हैं, ETH। देखो यहाँ देखो, 2 कार्बन पे क्या लिखते हैं, ETH लिखते हैं ना, दिख रहा है ना, 2 कार्बन पे ETH, तो ये हम लिख दिए ETH, डन। इसके बीच में बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे इसको, ANE। सरनेम क्या आ जाएगा, ANE। सिंगल बॉन्ड पे सरनेम क्या लिखते थे हम, यहाँ लिखा था ना, सिंगल बॉन्ड में सरनेम क्या होता था, ANE। तो इसका नाम हो गया ईथेन, डन। वही अगर आपसे मैं ये वाला पूछूँ, ये मैंने दिया कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन है, डन है। यहाँ क्या है, सारे हाइड्रोजन है, तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा आपका, हाँ बना दिया। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3। तो पहले इसका फर्स्ट नेम लिख देंगे। 3 कार्बन को हम क्या बोलते थे, प्रोप,
क्या बोलते थे, प्रोप। इसके बीच पे बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख दोगे, एन, प्रोपेन नाम हो गया। अब दूसरा नाम देखो, और भी कैसे कैसे नाम किया जा सकता है। अब देखो इसको देख लो, ये मैंने डाला सी, मैंने लगाया डबल बॉन्ड, एक और सी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये सब आपको पता है आई होप, डन है ना। तो बनाया मैंने। अब देखो इसका नाम क्या कर देंगे, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे नाम क्या होता है, इथ, मैंने लिख दिया इथ। बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे क्या लिखते थे, YNE, तो इथाइन हो गया। क्या बात है समझ में। सेम इसको ऐसे ही बना सकते हो आप। ये दिखा मैंने, ट्रिपल बॉन्ड दे दिए इनके बीच में, यह एक हाइड्रोजन बच जाएगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बच जाएगा। अभी देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के नाम क्या होता है, इथ। कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सरनेम लिख दोगे YNE। तो ऐसे किया जाता है इनका नामकरण, ठीक है, इसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट आता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है, सिंगल वर्ड में अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है, अगर कोई एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है पूरे कंपाउंड में, तो हम उसे बोल देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मैंने लिखा है कंपाउंड फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन देम आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया है, मीथेन का, ईथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसको देख सकते हो। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इनको बर्न करें, क्या करें, अगर हम इनको बर्न करें तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, नो स्मोक, मतलब एकदम क्लीन फ्लेम में बर्न होता है, ठीक है, स्मोक बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता है। डन, अब आगे देखते हैं। अब आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड था, अनसैचुरेटेड में कौन आ जाएंगे, आपका डबल बॉन्ड वाले, ठीक है, सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले सारे क्या कहलाएंगे, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे लिखा है कंपाउंड फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ कार्बन बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन देम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया है, ये देखो, जैसे यहाँ पे एक गलत लिख दिया इसने, इसका हो जाएगा ईथीन, ठीक है ना, आपको तो नाम पता है ना फिलहाल, ये ईथीन। फिर यहाँ पे लिख दिया प्रोपीन, फिर यहाँ आ गया इथाइन, ए वेरी गुड, ये लिखा है प्रोपाइन। आया समझ में, डन। तो यहाँ पे मैंने नोमेनक्लेचर भी कर दिया। अब सुनो, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सूती फ्लेम और ब्लैक फ्लेम, मतलब काला धुआं मिलेगा आपको, समझ रहे हो ना। अगर आप अनसैचुरेटेड को बर्न करते हो तो काला धुआं मिलेगा, सैचुरेटेड को बर्न करते हो तो आपको एकदम क्लीन स्मोक मिलेगा। सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमें मिलते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यहाँ पे आप देखना आइसोमर्स के साथ क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये ढांचा। आया बात समझ में, ये ढांचा। आइसोमर्स मतलब क्या है, सेम वाले। सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आप समझ रहे हो ना। अगर मैं इसको लिखूँ, खास करके अगर मैं इसको लिखूँ, देखो ज़रा, इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने कार्बन है हमारे पास, 5 कार्बन है, डन है ना। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हाइड्रोजन है, डन। लेकिन इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कैसा बना है। सेम अगर आप इसको भी काउंट करते हो ना, अगर आप इसको भी काउंट करते हो आपको मिलेगा C5H12 मिल जाएगा, डन। तो ये होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, डन, आते भी है अक्सर। ये होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हो, एक है एन पेंटेन, फिर नियोपेंटेन, फिर आइसोपेंटेन। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन को जो कैटेगराइज किया है ना, वो बॉन्ड के हिसाब से किया है। ये जो कैटेगराइजेशन, मतलब ये जो कैटेगराइज किया है, किसके ऊपर किया है, बॉन्ड के ऊपर। कौन सा बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन का बॉन्ड के ऊपर कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो है वो है एल्केन, फिर है एल्कीन। देखो यहाँ पे बस आपको एक जगह ए दिखेगा और एक में ई दिखेगा और एक में वाई दिखेगा, बाकी सब सेम है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। और हमने पढ़ा है एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे आपका CH3, ये सब क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं ना। तो ये क्या होता है, एल्केन होते हैं, ठीक है ना। और इनका जनरल फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनका जनरल फार्मूला आया समझ में। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, इसे आप याद रखना। उसी तरह आपका जो एल्कीन होता है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है। तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, डन। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाता है आपके पास, देखो CnH2n, डन ना। तो इसका जनरल फार्मूला हो जाता है आपके पास CnH2
एन। इसका जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास CnH2n। डन। उसी तरह जो एल्काइन होता है इनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। डन। अब जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तब हम उसे एल्काइन बोलेंगे, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए वाला CnH2n+1। एक ट्रिक बताता हूँ आपको तो पहले याद रखना है कि सारे स्पेलिंग सेम है, एक में ए है और एक में ई है और एक में वाई है। डन, ये हो गया। उसके बाद अगर आप जस्ट एक फॉर्मूला को यूज़ करो ना, CnH2n+1, इसको बस यूज़ करो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट जाओगे देखना पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर वाई आता है ना सीरीज हिसाब से। तो जब आप नेक्स्ट जब एल्कीन की बात करोगे तो आप क्या करना, इसमें से 2 को माइनस कर देना। क्या कर देना आप इसमें से, सॉरी यहाँ पे H2n-2 था। डन। तो आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट जब एल्केन का आप याद कर लोगे CnH2n+2, जब आपको इसमें से एल्कीन का फॉर्मूला लिखना होगा तो आप क्या करना, इसमें से 2 माइनस कर देना। तो अगर हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H2n आएगा। सिमिलरली जब एल्काइन की बात करेंगे इसमें से अगेन 2 माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, CnH2n से एक और 2 माइनस कर देना है। तो ये जनरल फॉर्मूला आप चाहे तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ये जरा इसमें ज़रा ध्यान दो। इसमें क्या होता है, जैसे देखो अगर मैं पहला कार्बन का नाम लिखूँ तो CH4 है, मीथेन। डन। ये सबके साथ होता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, मतलब ENE, YNE, ANE सबके साथ फॉलो होता है, आप चाहे तो करके देख सकते हो। अगर मैं अगला कंपाउंड का नाम लिखूँ तो क्या हो जाएगा, C2H6, उसके बाद वाले का लिखूँगा तो C3H8। डन ना। उसके बाद वाले को C4H10। अभी होमोलॉगस सीरीज क्या होता है ज़रा देखना आप। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ, इन दो मॉलिक्यूल का डिफरेंस देखूँ तो आपको क्या मिलेगा, C और H2 का डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसके पास एक कार्बन, इसके पास 2 है तो एक कार्बन इसके पास एक्स्ट्रा है। डिफरेंस कितना है इनका, 2 हाइड्रोजन का। अगर आप इनको भी देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों का देखोगे तो क्या मिलेगा, CH2 का डिफरेंस। तो कहने का बात बस यही है कि जो होमोलॉगस सीरीज होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप कंसेक्यूटिव CH2 को प्लस करते जाओगे ना, कंसेक्यूटिव CH2 को अगर आप प्लस करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट कंपाउंड मिलते जाएगा। आया समझ में ना। सिंपल सी भाषा में क्या हो गया, अगर हम ऐड करेंगे किसको, अगर हम ऐड करेंगे CH2 को, अगर हम कंटिन्यूस CH2 को ऐड करते जाएंगे एक के बाद एक, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा ना, जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा कार्बन का वो हमें मिल जाएगा। डन है ना। इसी को कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, अगर आप इसका CH4 का एटॉमिक मास निकालो तो कार्बन का 12, वहाँ पे 4 हाइड्रोजन का 4, तो कितना आ गया यहाँ पे 16। तो कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि वो 16 AMU पे क्या वो होमोलॉगस सीरीज बनता है। तो आप बोल देना हाँ भाई 16 AMU पे होमोलॉगस सीरीज बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन और हाइड्रोजन है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन मिलकर बनाता है ये चीज़। डन है ये बात। अच्छा यहाँ पे छोटा सा गलती हो गया। तो यहाँ पे कितना था, CH2 था ना, एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन का हाँ 2 1 2 2 4 16 U। डन है ना। अब ठीक है, डायरेक्ट मैंने 4 लिख दिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो पहला बात, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं सारे बर्न होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे बर्न हो सकते हैं। तो पहले सबसे सिंपल इक्वेशन जो हम बचपन से पढ़ के आए, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन। तो याद रखना जब खाली कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो क्या होता है, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है ना। जब ओनली कार्बन किससे रिएक्ट करता है, तुम्हारा ऑक्सीजन से, तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वही ईथेन दिख रहा है ना, ईथेन, अगर हम ईथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हीट भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और ये वाटर वेपर फॉर्म में होता है। ठीक है, नहीं तो आग बुझ नहीं जाएगा। ये वाटर किस फॉर्म में होता है, वेपर के फॉर्म में होता है। वही मैंने यहाँ पे पेंटेनॉल भी लिखा है, मतलब पेंटेनॉल तो नहीं, मिथेनॉल, इथेनॉल लिखा है मैंने। अपना जो अल्कोहल होता है ना वो मैंने वो लिख दिया। अगर हम अल्कोहल को भी बर्न करें तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड एनर्जी मिलेगा। डन। तो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंबस्टेबल होते हैं, और कंबस्ट होने पे कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकालते ही निकालते हैं। ठीक है, साथ में वाटर भी निकलेगा। खाली एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है, जब प्योर कार्बन बर्न होगा तब खाली वाटर नहीं निकलता है, बाकी सब में वाटर निकलता है। डन। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट आता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंबशन गिव ए क्लीन फ्लेम, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेस ए सूती फ्लेम एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। डन है ये बात। चलो डन ना। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था हमेशा क्या करता है,
तो तुम्हारा क्लीन फ्लेम बनाता है ना। लेकिन अगर आप उसमें ऑक्सीजन क्या कर दो, लिमिटेड सप्लाई कर दो, अगर आप उसमें ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई कर दो तब वो ब्लैक फ्लेम बना सकता है। डन ना। तो ये यहाँ पे लिखा है मैंने। उसके बाद ये लिखा है कि ये भी एक नोट में आ जाता है कि कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज, जो भी अपना फॉसिल फ्यूल होता है ना, कोल, पेट्रोलियम, इनको जब हम बर्न करते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, ऑक्साइड्स निकलता है, किसका, नाइट्रोजन का और सल्फर का। और ये क्या होता है, मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। आया बात समझ में? इसीलिए हम बोलते हैं भाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज़ करना है, मतलब हमें सोलर एनर्जी यूज़ करना है। डन। आगे देखते हैं अभी। अब देखो, अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इस अभी जो पार्ट करने वाले हैं हम उसमें से। ऑक्सीडेशन में क्या होना है हमें, देखो ऑक्सीडेशन में सिंपल सी बात है, आपको ऑक्सीजन ऐड कर देना है। अभी देखो यहाँ हम किसको ऑक्सीडेशन करने वाले, इथेनॉल का, मतलब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने वाले। तो अगर आप अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट, किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऐड करके हीट करोगे, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ आप उसको रख के हीट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन ऐड करना है ना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड। ये कैसे होता है ज़रा आप देख सकते हो यहाँ पे। ये मैंने लिया अल्कोहल, मैंने अल्कोहल लिया। डन। इसको मैंने किसके साथ ऑक्सीडेशन करवाना है, मतलब मुझे इससे ऑक्सीजन जोड़ना है इसके साथ। तो जब मैं ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, CH3C। यहाँ देखो, यहाँ पे जो एक देखो कहानी कुछ ऐसा, ये जो H2 रहेगा ना, एक H2 इसमें से वाटर बन जाएगा, तो CH3COOH। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा O ऐड हुआ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। वो हाइड्रोजन क्या करेगा, देखो आप O2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है ना, तो इसमें से 2 O आएगा। ए को क्या करेगा, इसके साथ आके यहाँ आके जुड़ जाएगा, और एक ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, निकाल के वाटर बना देगा। डन। और ये जो CH3COOH है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। डन है ना। तो जब भी हम अल्कोहल में अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को डालेंगे तो एसिड बन जाता है। और कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड बनता है। डन। अब देखो एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का जो मेन काम है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को वो कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, अपना जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो इस तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, उसे वो क्या करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। दिख रहा है ना, ये अनसैचुरेटेड है। डन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। डन। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। किसका प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में। डन। तो और ये कहाँ पे यूज़ होता है, बेसिकली ये यूज़ होता है हमारा जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, जो अपना वेजिटेबल ऑयल होता है, उसको किस में कन्वर्ट करने में, वनस्पति घी में। किसमें, वनस्पति घी। आया बात समझ में? ये जो डालडा होता है ना, ये सब में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, कैसे, हाइड्रोजनेशन करके। डन है। अब आगे देख लेते हैं। अब आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट मतलब चेंज करना। अब जैसे देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक फंक्शनल ग्रुप या फिर एटम, सिंपली बोल सकते हो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम को रिप्लेस किया जाता है अनदर एटम से। आया बात समझ में, एटम से रिप्लेस किया जाता है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा देखो यहाँ पे मीथेन है, तो मैंने यहाँ पे मीथेन की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। देखो मीथेन है, मीथेन के पास ये रहा 4 हाइड्रोजन रखा है बगल में। अब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं क्लोरीन से रिएक्ट करवाऊंगा तो ये क्या कर देगा, एक हाइड्रोजन को भगा के अपना जगह ले लिया। ऐसा भी हो सकता है सबको भगा दे। तो इस तरह जो रिप्लेसमेंट वाला रिएक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक के जगह में और एक को रिप्लेस करना। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की, इथेनॉल की क्या की ऐसी, मतलब क्या ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो पहला बात, इथेनॉल क्या होता है, हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। मतलब इथेनॉल लिक्विड स्टेट में होता है, कब, रूम टेम्परेचर में। ठीक है ना, इथेनॉल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है कि बीइंग ए गुड सॉल्वेंट, मतलब इथेनॉल के अंदर, मतलब अपना जो इथेनॉल होता है ना, इथेनॉल समझ रहे हो ना, दारू, जो अपना इथेनॉल होता है इसके अंदर सारे चीज़ें मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब इसके अंदर आप कोई भी चीज़ मिक्स कर सकते हो। इसीलिए एक किस लिए, मेडिसिन में यूज़ होता है। किसमें, मेडिसिन में। जैसे आपका कफ सिरप वगैरह होता है ना, जैसे आपका कफ सिरप हो गया, जैसे आपका कफ सिरप हो गया ना, तो ये सब किससे बनाते हैं हम, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है इथेनॉल। और इसीलिए देखना बहुत सारे जन उसको लेके नशा भी कर लेता है, लेकिन आप नहीं कर लेना। डन। चलो अभी यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट शुरू होता है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम। अगर आप सोडियम को रिएक्ट करवाओगे इथेनॉल के साथ तो क्या होगा। चलो ये बातें क्लियर है। अब देखो ये था मेरा सोडियम, ये था इथेनॉल। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझना
कि सोडियम तो चलो रहने देते, ए सोडियम है रहने देते हैं, इसके साथ जब मैं इथेनॉल को, अगर आप देखो यहाँ पे ए रहा इथेनॉल एक CH3 CH2OH, ए रहा इथेनॉल, जब ये दो रिएक्ट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा देखना ज़रा, ए रहा CH3 CH2O, एक हो है, इस हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला हो फिलहाल, ठीक है, ये हो गया, इसको भी ऐड करवाएगा किससे, एक सोडियम, एक पूरा बनाना, ए सोडियम आपस में कंबाइन कर लेगा, करके कैसा बनेगा, डिक्टो इसके से बना लेगा एक और, दिख रहा है ना, सोडियम सोडियम आपस में कंबाइन कर ले रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे जो H है ना, H को सोडियम रिप्लेस करेगा, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा भी रहना है, तो क्या कर लेंगे वो आपस में, इस तरह दो आपस में दो डिक्टो कंपाउंड आपस में मिलके रहेंगे, दिख रहा है ना, ये जो मैंने लिखा है ना CH3CONA, इसमें से H हटा के लिखा ना, इसी को मैंने दोबारा उल्टा करके यहाँ पे लिख के रखा है, डन ना, और साथ में से क्या निकल जाएगा, ये जो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला था, एक और हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल जाएगा, मतलब दो हाइड्रोजन मिलके एक हाइड्रोजन गैस बना के बाहर निकल जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनाया ना यहाँ का, इसका मैंने शॉर्टकट फॉर्म लिख दिया, जैसे दुगना है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम, क्या होता है इसका नाम, सोडियम इथॉक्साइड, डन। तो याद रखना, जब भी आपका अल्कोहल या फिर इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड। सेम यहाँ पे चाहे तो पोटेशियम के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, पोटेशियम के साथ भी रिएक्ट करके वो क्या बना देगा, पोटेशियम इथॉक्साइड, डन। चलो अब आगे देखते हैं। अभी अगर हम लोग इथेनॉल को क्या करें, एक्सेस कंसनट्रेटेड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, जैसे ये रहा हमारा इथेनॉल, अगर हम इसको क्या करें, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ना बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, ईथीन मिलेगा, क्या मिलेगा, ईथीन। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये मतलब ना बढ़िया से मतलब ना ये हाइड्रोजन को निकालने के लिए बहुत ही फेमस होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालने में बहुत ज़्यादा फेमस होता है, फेमस नहीं है मतलब वो। तो क्या करेगा, जैसे ही हम इथेनॉल के अंदर कंसनट्रेटेड मतलब H2SO4 डालने वाले सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या कर देगा, ये फटाफट इसमें से वाटर को निकाल देगा, डन ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिख रहा है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसमें से वाटर को निकाल देगा, अगर वाटर निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, H2 होता है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, एक ऑक्सीजन निकाल दिया यहाँ से, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो उसके पास बचेगा क्या, इसके पास क्या बच जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दूँ, यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकाल दूँ, और यहाँ से फिर से मुझे एक और हाइड्रोजन निकालना होगा, तो इसके पास क्या बच जाएगा, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन में क्या बना सकता है वो, इसी स्ट्रक्चर को बनाएगा ना, आया बात समझ में, इसी स्ट्रक्चर को बनाएगा, क्योंकि वाटर तो निकालना है उसको ना। तो याद रखना, जब भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, इथेनॉल के साथ, तो क्या बना देता है वो, ईथीन बना देता है, मतलब अल्कोहल को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड की, इथेनोइक एसिड के ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहला बात, इथेनोइक एसिड को हम लोग इथेनोइक एसिड बोलते हैं ना, वो असल में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब वन ऑफ द फंक्शन ग्रुप, वो जो खानदान है ना, उसका जो परिवार है वो कौन सा परिवार से बिलोंग करता है, कार्बोलिक एसिड के परिवार से बिलोंग करता है। अब देखो विनेगर क्या है, अगर हम इसी कार्बोलिक एसिड या फिर इसी इथेनोइक एसिड को अगर हम पानी के अंदर मिक्स करें, कितना 5 to 8% में मिक्स कर दे, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो विनेगर बन जाएगा। डन ना। अब देखना, जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है या फिर जो प्योर कार्बोक्सिलिक मतलब जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है ना, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत ही कम होता है, 290 केल्विन काफ़ी कम मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये क्या होता है, इसलिए ना ये जब भी ठंडे का टाइम रहेगा तो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना, फ्रीज हो जाता है, और इसको तब हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो अगर आपसे पूछे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, तो आप बोल देना कि इसका जो क्या बोलते हैं ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो जब ठंडा होता है तो ये अपने आप को फ्रीज कर लेता है, मतलब जमा लेता है, और इसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। असल में उसके अंदर एसिटिक एसिड ही होता है, थोड़ा गर्म कर दोगे फिर बन जाएगा लिक्विड हो। डन है। अब देखो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है, जो इथेनोइक एसिड होता है और जो इथेनॉल होता है, समझ रहे हो ना, इथेनोइक एसिड डन, आपका जो विनेगर है और साथ में जो दारू है इथेनॉल, अगर हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएं या फिर इन दोनों को आपस में मिक्स करवाएं तो एक प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम क्या है, ईस्टर। आया बात समझ में। तो रिएक्शन ऑफ एन एसिड सच एज इथेनोइक एसिड एंड अल्कोहल सच एज इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, डन ना। तो इसी का नाम क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो
एसिड आया तो ऑब्वियसली वाटर को बाहर फेंकने वाला है, ठीक है। तो कैसे करेगा बोलने से, देखो वाटर को हमें बाहर निकालना है, तो वाटर को बाहर निकालने का मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लूँ, इस OH में से क्या ले लूँ, कहीं से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहे तो इसमें से OH ले लो, उसमें से हाइड्रोजन ले लो, बात एक ही रहेगा, ठीक है। तो एसिड आया, ऑब्वियसली पहले हमने देखा एसिड जब भी आएगा क्या कर देगा, डिहाइड्रेट करेगा, H2O निकालेगा, तो यहाँ भी निकाल लेगा। तो देख लेते हैं, अगर मैं इसमें से वाटर निकाल देता हूँ तो यहाँ क्या बच रहा है मेरे पास, देखो CH3CO, क्योंकि ये तो निकल गया था ना, डन। और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, इसको उल्टा करके ऑक्सीजन के साथ लग के लिख दो, ऑक्सीजन ए बचा, उसके उल्टा में लिख रहा हूँ, ठीक है, CH2 और क्या बचा CH3। तो ये जो कंपाउंड बना इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम ईस्टर, ईस्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसका स्मेल बहुत ही प्यारा होता है, क्या सा होता है, स्वीट स्मेल होता है, समझ लो, सूंघने में बड़ा मज़ा आता है इसको, डन। आप चाहे तो घर में कर सकते हो। और इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूँ तो इसको अच्छे से कैसे लिख दूंगा, CH3, मुझे पता है जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, वो डबल बॉन्ड बना लेता है ना। जब भी ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर बढ़िया से लिखना चाहो तो CH3C, उसके बाद ऑक्सीजन, मुझे पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा, और उसके बाद अगेन CH2CH3। ये जो कंपाउंड मैंने बढ़िया से बना के दिया है आपको, यही क्या है, इसी का नाम क्या है आपका, ईस्टर, और ये स्वीट स्मेलिंग होता है, डन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, ये जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है ना, इसी से हम क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं, डन। इसी रिएक्शन से हम सोप बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ईस्टर प्रोड्यूस हुआ था ना, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका ईस्टर है ना, जो आपका ईस्टर प्रोड्यूस हुआ था उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको कास्टिक सोडा या कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ईस्टर बना था हमारा, उस ईस्टर को हम किस में रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका इथेनॉल बन जाता है, डन। C2H5OH क्या है, इथेनॉल है, दारू बन जाएगा, आपका इथेनॉल बन जाएगा। और साथ में यहाँ पे जो बनेगा, साथ में जो यहाँ पे जो बनेगा सोडियम सॉल्ट, क्या इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डन ना। तो ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यही आपका क्या होता है, सोप होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सोप बोलते हैं, डन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगी, इस सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ईस्टर को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिसमें क्या होता है, अल्कोहल बनता है और एक सोडियम सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। और जो सोडियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे एक टर्म आता है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। आप थोड़ा जान लो, हार्ड वाटर क्या होता है, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट होता है। देखो यार, हार्ड वाटर मतलब आइस नहीं होता है, हार्ड वाटर मतलब आइस नहीं होता है, ये भी हमारा जो नॉर्मल जैसे पानी होता है ना, वैसे पानी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर बहुत मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट्स होता है, समझ लो, सॉल्ट्स बोलो या फिर आयंस होते हैं, डन। तो हार्ड वाटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट्स होता है, इसलिए उसको हार्ड वाटर बोलते हैं, डन। अब सुनना ज़रा, जो सोप होता है ना, थोड़ी देर पहले हमने सोप का फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद होगा, देखो ये हमने सोप बनाया था ना, CH3COONA, इसको ज़रा देखना है, ठीक है। तो हमने सोप बनाया था CH3COONA, अभी देखना है, ये सोडियम का प्लस पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। तो इसमें क्या होता है, जो आपका आयनिक एंड होता है ना, आयन, देखो यार, आयन, जो आयनिक एंड होता है सोडियम का, वो क्या होता है आपका, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब प्यार करता है, किससे, वाटर से प्यार करता है वो, ठीक है, वो वाटर से प्यार कर लेता है। और जो दूसरा जो कार्बन वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, समझ लो, उसको वाटर से प्यार नहीं है, वो क्या हो जाता है आपका, हाइड्रोफोबिक। तो इसलिए क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़, मतलब जब भी हम इस सोप को पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो क्या करता है, ये जो सोडियम वाला पार्ट है ना, दिख रहा है ना, पानी के साथ घुल मिल गया, और जो दूसरा जो आपका कार्बन वाला पार्ट है, वो तो हाइड्रोफोबिक है, उसको तो पानी पसंद नहीं है। वो क्या करेगा, अगर पानी के अंदर कोई मतलब डर्ट वगैरह है, डर्ट मतलब क्या है, जो पानी नहीं है, समझ रहे हो ना, जो पानी नहीं है वो जाके उसके साथ अटैच कर लेगा। इसका मतलब इसमें से एक जन को पानी से प्यार है और एक जन को मिट्टी से प्यार है। तो इसमें होता क्या है, जब हम सोप को पानी में मिक्स करते हैं तो सोडियम मिक्स हो जाता है पूरा एकदम वाटर के साथ, गजब वाला बॉन्ड बना लेता है, और जो कार्बन वाला पार्ट है वो डर्ट के साथ बॉन्ड बना लेता है। उसके बाद जब आप पानी को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा,
ये सोडियम पानी से कनेक्टेड है और ए किससे कनेक्टेड है, और इसका जो पीछे वाला एंड है किससे कनेक्टेड है, डर्ट के साथ। तो पानी के साथ डर्ट भी बाहर निकल जाता है, डन ना। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, जो आयनिक एंड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है एंड हेंस डिजॉल्व इन वाटर, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है और वो डिजॉल्व होता है वाटर में। और जो दूसरा एंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है और वो डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में, डन। चलो, तो यहाँ तक था इस चैप्टर में। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा। ये वन शॉट वीडियो था, मैंने इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब मैंने कवर कर दिया। तो अगर इसके अपार्ट भी आप अगर इस तरह के और भी वीडियोस चाहते हो तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना, इससे मोटिवेशन मिलता है भाई। ओके बेडी, बाय बाय, टेक केयर।